हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पीटी 365 के जो पर्यावरण जो इन्वायरमेंट का आ गया हुआ है उसका पार्ट थर्ड लेके आए हैं आपके बीच, जिसमें से आज के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, उन टॉपिकों के बारे में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में हो गया। उसके बाद यहाँ देखने वाले हैं जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क, ठीक है, CTNC, क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, साइंस बेस्ड टारगेटेड इनिशिएटिव, ठीक है, जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के लिए जो राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है नाइस, इसके बारे में देखने वाले हैं। आर्कटिक में स्थलीय अनुसंधान और निगरानी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, ठीक है, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज क्या है, और जलवायु शमन और अनुकूलन क्या है, जिसमें ग्रीन क्रेडिट रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे देखेंगे कि जैसे कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। अगर आप 2022 के क्वेश्चन देखेंगे तो ग्रीन वॉशिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद कि DAC+S क्या है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिकों, CO2 से जो मिथेनॉल का उत्पादन होता है वह किस प्रकार से होता है, इसका किस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है, इन सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब टॉपिक से आप जुड़े होंगे, ठीक है, आप इनसे संबंधित जो नॉलेज है आपके पास होगा ही। लेकिन ये चर्चा में क्यों है, और इससे क्या हो जाता है कि जैसे PT 365 क्या है, आपको आपके तैयारी को आसान कर देता है, इसलिए क्योंकि जो UPSC जो है, जो चर्चा में रहा है कोई भी टॉपिक, वहीं से क्वेश्चन एराइज करते हैं, ठीक है। तो आप अगर न्यूज़पेपर से जुड़े रहे होंगे या करंट अफेयर देखते रहे होंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। अगर नहीं पढ़ें तो ये भी इसके माध्यम से आप अपने नॉलेज को और गेन कर सकते, बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो UPSC में पूछे जाने वाले जो संभावित क्वेश्चन हैं आपको यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या GEF हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये सब हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण जो सुविधा है, ठीक है, जिसे हम कहा जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF। अब GEF के नाम से आप अगर इन्वायरमेंट पढ़े होंगे तो उसमें आप अच्छे से जान लिए होंगे, ठीक है। तो ये सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है और इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। उसके बाद UPSC किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है GEF परिषद की जो 67वीं बैठक हुई है, ठीक है, उसमें 736.4 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो ये जो 736.4 मिलियन है कहाँ से आएगा, प्राप्त होगा, तो इसके अलग अलग परियोजनाओं के वित्त पोषण करने के लिए यह राशि जैसे GEF ट्रस्ट फंड से, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF से और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF से जुटाई गई है। ये सभी फंड GEF के फंड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। और तो ये फंड तो जुटा लिया गया है, लेकिन इस फंड का उपयोग कहाँ किया जाएगा, ठीक है, किसके रूप में किया जाएगा, तो जुटाई गई राशि को ग्रेट ग्रीन वॉल, GGW, सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम SCIP जैसी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल का आशय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है जो इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इसका जो पहल है यानी उद्देश्य है अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में, ठीक है। आप साहिल क्षेत्र जानते होंगे, सहारा रेगिस्तान जो पश्चिमी क्षेत्र, अफ्रीका का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है वो साहिल क्षेत्र के रूप में कहलाता है, जिसमें क्या होता है लैंडस्केप और इकोसिस्टम को बहाल करना। वहाँ जो क्या है कि वहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में क्या है बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करना, इकोसिस्टम को बहाल करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है 20 देशों का यह कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शहरी प्रणाली में पर्यावरण अनुकूल बदलाव को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये इतना हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद देखते हैं कि इससे 2 भारतीय परियोजनाओं को भी वित्त पोषण प्राप्त होगा। ये 2 परियोजनाएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जो है, ठीक है। उसके बाद इसके लक्ष्य क्या है, तो के लक्ष्यों से जुड़ी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना और इनके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना। जैसे कि जो विश्व स्तर पे जो कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसमें से जो भारत में भी परियोजना चल रही है उसमें भारत की 2 परियोजनाओं को इससे वित्त पोषित किया जाएगा। किससे, तो GEF के द्वारा जो फंड एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला क्या है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, ठीक है। और इससे जुड़ी जो पहल है उसके लिए
ये धन का व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद कोहैबिटेट दूसरा क्या है, कोहैबिटेट। इससे आशा है कि आर्द्र भूमि, वन एवं घास के मैदानों का संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन करना। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य एशियाई फ्लाईवे से उड़ने वाली प्रवासी पक्षियों को भारत में आश्रय और सुरक्षा प्रदान करना है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी करेगा। भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन परियोजनाओं की कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, ठीक है, होगी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, अगर बात करते हैं जीएफ के बारे में, तो जीएफ क्या है, जैसे कि ये जो फंड एकत्रित करता है और ये इकोसिस्टम बहाल के लिए, बायोडाइवर्सिटी बहाल के लिए, ठीक है, जैसे कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे है, कोविड भारत में चल रहा है, तो इन सब जैसे एजेंसियों के जो फंडिंग करता है, तो इसके बारे में तो जान लेना जरूरी है ना कि जीएफ, अगर आपको यूपीएससी में पूछ भी देगा कि जीएफ निम्नलिखित में से ये इनका ये काम है, तो आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए 18 एजेंसियों की साझेदारी है। और यह जो है, जो जीईएफ है, यह अकेला नहीं है, यह 18 एजेंसियों की साझेदारी है, सहायता से यह चलाई जाने वाली एक संस्था है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति हुई थी तो रियो पृथ्वी सम्मेलन के अवसर पर 1992 में स्थापित किया गया था, और गवर्नेंस के रूप में अगर काम करती है तो इसका जो है जीएफ परिषद इसका मुख्य शासी निकाय है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो है 5 कन्वेंशन के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे यह 5 जो कन्वेंशन है, जिसमें यूएनएफसीसीसी हो गया, सीबीडी हो गया, पीओपीएस हो गया, यूएनसीसीडी हो गया, ठीक है, पारामरकरी पर मिनीमाता कन्वेंशन हो गया, तो ये जो 5 सबसे ज़्यादा, अगर इन्वायरमेंट के चले अगर हम, तो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह जो कन्वेंशन होता है, ये कोई 2 साल पे होता है, कोई प्रति साल पे होता है, कोई 5 साल पे होता है, तो इसके बारे में इसको जो वित्त पोषित किया जाता है यह जीईएफ के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यूएनएफसीसी का जो कॉप अभी 29 हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। तो अजरबैजान के काबू में हुआ, काबू या काबूत ऐसी करके कोई जगह है, हमें याद नहीं आ पा रहा है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर लेंगे, काबू या काबूत ऐसे करके है शहर, ठीक है, बकाबू कहते हैं, इसी तरह से हमें याद नहीं आ पा रहा है। तो इसके बारे में है कि जैसे कि यूएनएफसीसी जो है या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क हो गया, इस सबको क्या है कि वित्त पोषित करता है यह, ठीक है। उसके बाद सीबीडी हो गया, यूएनसीसीडी हो गया, पारा मिनीमाता हो गया, इन सबको वित्त पोषित करता है। तो उसके बाद क्या है कि जीएफ का ट्रस्टी कौन है, तो विश्व बैंक है, ठीक है, ट्रस्टी के रूप में विश्व बैंक काम करता है। उसके बाद सदस्य देश क्या है, तो भारत सहित 186 देश है, ठीक है। उसके बाद सचिवालय इसका क्या है, तो वाशिंगटन डीसी में है सचिवालय, कहाँ, किसका, जीईएफ का। उसके बाद प्रमुख पहले क्या कौन कौन सी है, ठीक है, तो प्रमुख पहले के बारे में अगर बात करते हैं, जो फोकस एरिया है इसका, वह है स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम, एसजीपी के रूप में संरक्षण संबंधी प्रयासों में समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करता है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड यानी एलडीसीएफ जैसे सुभेद देशों में अनुकूलन परियोजनाओं का समर्थन करता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि तीसरा स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF, यह जलवायु परिवर्तनशीलता का समाधान करने केंद्रित है, ठीक है। उसके बाद प्लानेट गोल्ड, ठीक है, प्लानेट गोल्ड जो चौथा, इसका उद्देश्य हस्तशिल्प और सोने के लघु स्तरीय खनन में पारे के उपयोग को कम करना है, ठीक है। उसके बाद ब्लू नेचर अलायंस क्या है, तो इसको भी फोकस एरिया है यह, तो महासागर और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है, तो इसका यह मेन फोकस है जीईएफ का, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रस्टी कौन है, तो विश्व बैंक है, इसमें भारत सहित 186 देश है। उसके बाद यह 5 जो कन्वेंशन उसको वित्त पोषित करता है, जिसमें यूएनएफसीसी हो गया, सीबीडी हो गया, पीओपीएस हो गया, यूएनसीसीडी हो गया, पारामरकरी का जो मिनीमाता कन्वेंशन वो हो गया। उसके बाद यह इसका वित्त कहाँ से प्राप्त होता है ये भी हम देख लिए, ठीक है। उसके बाद है अगला जो है वह अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी ये भी चर्चे में था और सुर्खियों में क्यों है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि जैसे कि 46वीं जो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ है और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP
की 26वीं बैठक कोची में संपन्न हुई है, ठीक है, कोची में, भारत के कोची में। तो ये इनसे संबंधित जो तथ्य क्या है, तो सबसे पहले कि उपयुक्त दोनों बैठकों की मेजबानी राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र ने की है। NCPOR भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है यह, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद है क्या कि NCP के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये कार्य करती है। उसके बाद NCPOR को 1998 में एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास अनुसंस्था के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में अपनाए गए उपाय, निर्णय और संकल्प अंटार्कटिक संधि के सिद्धांतों पर लागू करते हैं। अंटार्कटिक संधि के बारे में अगर हम जानते हैं तो यह क्या है, तो इसकी उत्पत्ति जो है इस संधि पर 1959 में वाशिंगटन में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 1961 में लागू हुई थी, ठीक है। उसके बाद सदस्य देश क्या है, तो इसके 57 सदस्य हैं। इनमें से 29 परामर्शदाता यानी कंसल्टेटिव पक्षकार हैं और वे इसकी निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उसके बाद भारत 1983 में इस संधि का परामर्शदाता पक्षकार है, ठीक है। उसके बाद की संधि कहाँ, यानी भारत भी इसके निर्णय में भाग लेते हैं। इसके संधि में किसी भी प्रकार की अगर ये हो रहा है तो अगर बात रखनी हो तो भारत भी इसमें अपना, भारत का भी हिस्सा है। तो संधि कहाँ लागू होता है, तो ये बात करते हैं। ये जो संधि है यह कहाँ, भारत के किन क्षेत्रों में, भारत नहीं पृथ्वी के किन क्षेत्रों में, तो कहा गया है कि पृथ्वी के जो 60 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है, ठीक है, भारत जैसे वर्ल्ड है तो नीचे जैसे कि ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के जो यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री नीचे, 30 डिग्री ऊपर और 60 डिग्री ऊपर हो गया। तो कह रहा है कि जो इसकी अवस्थिति है, ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो 60 डिग्री जो नीचे है यहाँ पे, तो जो 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री उसके नीचे दक्षिण भाग में यह जो आर्कटिक है, ठीक है, आर्कटिक जो क्षेत्र है वहाँ पे यह लागू होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह संधि का मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र अगर डालते हैं तो क्या है कि अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। दूसरा है कि यह संधि अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का सुगम बनाएगी। तीसरा है कि यह संधि अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान और सैन्य तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है, यह ट्रीटी है। उसके बाद है कि अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए अन्य प्रयास क्या क्या किए गए हैं, तो अंटार्कटिका सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972 यह लागू किया गया है। उसके बाद अंटार्कटिका समुद्री जीवन संसाधन के संरक्षण पर कन्वेंशन 1980 भारत द्वारा अनुसमर्थित है। यह है जो अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद अंटार्कटिका जो अंटार्कटिक संधि पर पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल है, 1991 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित है, ठीक है। तो ये सब जो है अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए अन्य प्रयास इनके द्वारा किए जाते हैं ये सब। उसके बाद है कि अंटार्कटिका के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहल कौन कौन सी है, तो सबसे पहले एक है अनुसंधान स्टेशन और दूसरा अंटार्कटिका अधिनियम, ठीक है। तो अनुसंधान स्टेशन में अगर देखते हैं तो दक्षिण गंगोत्री भारत का है और वर्तमान में जो संचालित है जैसे कि मैत्री हो गया और भारती हो गया, ठीक है। तो ये वहाँ अंटार्कटिका में क्या है, भारत में कार्यरत जो अनुसंधान केंद्र है वह स्वचालित है। और यह मैत्री और भारती के रूप में, जो मैत्री 1998 में और भारती जो है 2012 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। और दक्षिण गंगोत्री जो है 1983 में स्टार्ट हुआ था, जो अभी फिलहाल क्या हो गया, यह कार्यरत नहीं है। उसके बाद 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में मैत्री 2 की घोषणा की गई है और भारत तीसरा, जो अभी स्वचालित तीसरा, ठीक है, वह अनुसंधान केंद्र वहां स्थापित करने की घोषणा की है। उसके बाद अंटार्कटिक अधिनियम क्या है, तो यह अधिनियम अंटार्कटिक संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है और 2022 में भारत ने अंटार्कटिक अधिनियम बनाया था और ये भारत के द्वारा यह बनाया गया था। उसके बाद सुर्खियों में रहे अन्य जो पहले हैं, कौन कौन सी पहले हैं, तो जैसे कि जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, CTCN क्या है, तो जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क ने अपनी स्थापना 10 वर्ष पूरा किया है, ठीक है। इसके 10 वर्ष पूरा होने के बाद यह चर्चा में आया है। तो क्या है चर्चा में, तो सबसे पहले कि इसके मुख्यालय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कोपेनहेग में है, जो डेनमार्क में है।
उसके बाद इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के प्रौद्योगिकी तंत्र की कार्यान्वयन शाखा है। ठीक है, CTCN संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद यह विकासशील देशों के अनुरोध पर कम कार्बन उत्सर्जन वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के शीघ्र हस्तांतरण और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देता है। तो हम लोग इसके बारे में जान लिए कि CTCN के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, यह चर्चा में क्यों है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किया गया है। यह पहल क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव का अगला चरण है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। तो यह क्या है, तो यह विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्रवाई संबंधी उपायों में समर्थन देने की एक पहल है। यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के विस्तार और कार्यान्वयन पर विकासशील देशों को समर्थन देने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। उसके बाद अगला देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते 2015 के तहत प्रत्येक पक्षकार देश को अपने NDC की घोषणा करनी पड़ती है। NDCS जो है में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूल से संबंधित जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्लाइमेट प्रॉमिस जो 2025 का लक्ष्य विकासशील देशों के NDCS के अगले चरण को पेरिस जलवायु समझौते 2015 के लक्ष्यों के अनुरूप रखने में मदद करना है। तो क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप क्या है और यह चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनेस्को ने ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के तहत 2 नए टूल्स जारी किए हैं। ये टूल्स है न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस और न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा ग्रीनिंग जो एजुकेशन पार्टनरशिप है उसके तहत 2 नए टूल्स जारी किए हैं। तो सबसे पहले ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं, यह क्या है। तो यह 80 सदस्य देशों की एक वैश्विक पहल है। यह शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के उपयोग के जरिए जलवायु संकट से निपटने के लिए देशों का समर्थन करती है। ठीक है, जो देश जलवायु संकट से निपटने के लिए जो पहल करती है उनको यह सपोर्ट करती है। उसके बाद न्यू GCG क्या है, तो यानी न्यू ग्रीनिंग एजुकेशन जो, ठीक है, पार्टनरशिप के तहत जो न्यू GCG एक पहल लाई गई है वह व्यवहारिक मैनुअल है। यह क्या है, यह एक व्यवहारिक मैनुअल है। इसके बारे में एक सामान्य समझ प्रदान करता है कि पहली बार जलवायु शिक्षा में क्या शामिल होना चाहिए, साथ ही देश कैसे व्यापक अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स के साथ पर्यावरणीय विषयों को मुख्य धारा वाले पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि न्यू GSQS क्या है, तो यह एक कार्रवाई उन्मुक्त अप्रोच को बढ़ावा देकर ग्रीन स्कूल बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित करता है। तो हम लोगों ने ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के बारे में भी देख लिया। उसके बाद देखते हैं अगला कि क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। ठीक है, CPI क्या है, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने UNFCCC COP29 के दौरान ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो CPI के बारे में जानते हैं क्या है CPI। तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव जो है यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है जो वित्त नीतिगत क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता रखता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला कि इसे 2009 में निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों को जलवायु, ऊर्जा और भूमि उपयोग संबंधित प्रभावी नीतियों को विकसित एवं कार्यान्वित करने में समर्थन देने के लिए स्थापित किया गया था। तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के बारे में हम लोगों ने देखा। इसकी रिपोर्ट क्या है, तो इसकी रिपोर्ट की मुख्य बिंदु पर उसे नजर डालते हैं। तो उसमें कह रहा है कि 2023 में जलवायु वित्त प्रवाह संभवतः 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2020 के बाद में बात करते हैं कि बाद जीवाश्म ईंधन में निवेश और
ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी में प्रतिवर्ष वृद्धि की जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे कि साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव क्या है। तो SBTI ने कंपनियों को उनकी वैल्यू चेन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट जैसे कार्बन ऑफसेट के तरीकों को अपनाने हेतु मंजूरी दी है। ठीक है, इस कदम की कई जलवायु विशेषज्ञों ने निंदा की है। CBTI के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है, तो CBTI कॉरपोरेट जलवायु कार्रवाई से जुड़ा एक संगठन है। यह वास्तव में दुनिया भर में की कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को जलवायु संकट से निपटने में उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। यह कॉरपोरेट जगत हेतु उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानक और टूल्स तैयार करता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है। SBTI की एक चैरिटी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसके भागीदारों में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो SBTI को एक चैरिटेबल संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसके भागीदारी में जो शामिल है वह कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट हो गया, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट हो गया, वी मीन बिजनेस कोएलिएशन हो गया, वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव WRI और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF हो गया। ये सब क्या है, इसके भागीदार में शामिल है। उसके बाद जलवायु और पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, के लिए जो सूचना प्रणाली है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये कह रहा है कि नाइस क्या है, ठीक है, नाइस कार्यक्रम क्या है। तो जैसे कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट फॉर एंड इन्वायरमेंट स्टडीज प्रोग्राम क्या है, तो नाइस कार्यक्रम ने भारतीय शोधकर्ताओं को, ठीक है, परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कह रहा है कि नाइस कार्यक्रम में भारतीय शोधकर्ताओं के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, तो भारतीय शोधकर्ताओं को, तो नाइस चर्चा में है अभी, तो नाइस के बारे में हमें UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी अवधारणा जो है 2012 में सामने आई थी। इसका संचालन जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अंतरिक्ष विभाग के साथ साथ अन्य मंत्रालय मिलकर करते हैं। ठीक है, तो यानी जो इसकी अवधारणा जो सामने आई थी, यह इसरो के द्वारा और अंतरिक्ष विभाग के साथ साथ जो अन्य मंत्रालय हैं उनके द्वारा यह अवधारणा लाई गई थी 2012 में। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के फ्रेमवर्क के तहत संचालित होता है। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारतीय और अन्य भू पर्यवेक्षण उपग्रहों से प्राप्त दीर्घकालिक आवश्यक जलवायु स्थितियों से संबंधित डेटा को प्राप्त करना और उनका प्रसार करना। इस डेटा में पृथ्वी की जलवायु के बारे में बताने के लिए आवश्यक जानकारियां होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसका क्या है, इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें शिक्षा जगत अनुसंधान संस्थाओं की भागीदारी भी बढ़ाई गई है। इससे बहु विषयक वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, ठीक है, से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, तो जो नाइस प्रोग्राम है उसके बारे में। उसके बाद है कि आर्कटिक में स्थलीय अनुसंधान और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क क्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो क्या है कि आर्कटिक में स्थलीय अनुसंधान और निगरानी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसे हम इंटरेक्ट के रूप में जानते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक। ठीक है, तो क्या है कि आर्कटिक और आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित अनुसंधान स्टेशनों के एक बड़े नेटवर्क की परियोजना है। ठीक है, इंटरेक्ट के बारे में जानते हैं, इंटरेक्ट क्या है, तो यह अनुसंधान जो स्टेशन है उत्तरी यूरोप, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, रूस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फरो द्वीप हो गया, स्कॉटलैंड सहित अलग अलग देशों में फैले हुए हैं ये इंटरेक्ट। इस परियोजना को यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं उनके द्वारा। उसके बाद इसका उद्देश्य जो है क्या है, तो आर्कटिक के व्यापक पर्यावरण और भूमि उपयोग क्षेत्र के विविध पर्यावरणीय परिवर्तनों की पहचान करने, समझने और भविष्यवाणी करने व प्रतिक्रिया देने की क्षमता का निर्माण करना है। उसके बाद है कि 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज क्या है। ठीक है, तो 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज 1MYAC क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे द 1 UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप द्वारा 1MYAC को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि 1MYAC क्या है। तो इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष के युवाओं को अधिक संधारणीय भविष्य के लिए
ठोस कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है। यह निम्नलिखित 4 सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कौन कौन से है? तो SDG 6 है, SDG 12, SDG 13, SDG 15। तो SDG 6 क्या कहता है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसको बढ़ावा देना। SDG 12 कहता है जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना। SDG 13 कहता है कि जलवायु कार्रवाई, और SDG 15 कहता है कि स्थल पर जीवन है, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें जो कुल युवाओं को लिया जाएगा, जो 10 से 30 साल की उम्र के बच्चे होंगे उनको लिया जाएगा इस संगठन में। तो इसके बाद कह रहा है कि UNCC लर्न के बारे में अगर जानते हैं तो यह क्या है? तो यह 36 बहुपक्षीय संगठनों का एक सहयोगी पहल है। ठीक है, उसके बाद है क्या कि इसके तहत जो है उपर्युक्त संगठन देशों की जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्रवाइयों में आवश्यक ज्ञान कौशल सृजित करने में मदद करने हेतु मिलकर काम कर रहा है। उसके बाद कि जलवायु शमन और अनुकूलन से संबंधित जो टॉपिक है ये अब हम देखने वाले हैं, जैसे कि क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या हमारे जो जलवायु शमन है, जलवायु को कम करने के लिए, इसका अनुकूलन करने के लिए हमारे विश्व स्तर पर हमारे भारत में किस प्रकार की पहल की जा रही है, इसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से पहला क्या है कि ग्रीन क्रेडिट रूल है। ग्रीन क्रेडिट रूल क्या होता है और यह सुर्खियों में क्यों है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, पर अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के बारे में जो प्रमुख प्रावधान क्या है? तो कि GCP के अंतर्गत निम्नलिखित वन क्षेत्रों पर वृक्षारोपण का कार्य पर्यावरण अनुकूलन पुनर्बहाली पर केंद्रित होगा। निम्नलिखित जो वन क्षेत्रों में रोपित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या उस क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करेगी। क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार यह संख्या अलग अलग हो सकती है। पारिस्थितिकी बहाली के लिए गतिविधियां तो केवल वृक्षारोपण तक सीमित न हो, बल्कि इसमें अन्य गतिविधियां भी शामिल है, जैसे कि झाड़ियां, जड़ी बूटियां, घास लगाना, मृदा एवं नमी संरक्षण का कार्य, सीढ़ी नुमा खेती, वर्षा जल संचयन आदि इसमें आते हैं। उसके बाद देसी प्रजातियों को जो प्राथमिकता देनी होगी वो कौन कौन सी है? तो लागत अनुमानों का शीर्षक, जैसे पहचाने गए निम्नलिखित वनों की पर्यावरण के अनुकूल पुनर्बहाली रखा जा सकता है। उसके बाद है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE में वन विभागों ने 2 वर्षों के भीतर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट के बारे में जानते हैं तो क्या है? ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली निर्धारित गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एक यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है, वैसे ग्रीन क्रेडिट का कारोबार निर्धारित एक्सचेंज पर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट के बारे में दोनों को बारे में हम जानते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट जो है, यह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जबकि कार्बन क्रेडिट जो है यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम द्वारा संचालित किया जाता है। यह व्यक्तियों और यानी जो है ग्रीन क्रेडिट, यह व्यक्तियों और समुदायों को लाभ प्रदान करता है, और कार्बन क्रेडिट जो है इसमें मुख्य रूप से उद्योगों एवं कॉरपोरेशन को लाभ होता है कार्बन क्रेडिट में। उसके बाद ग्रीन क्रेडिट से जुड़ी कुछ गतिविधियों को कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र माना जा सकता है, जैसे क्योंकि इनसे भी कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, किंतु कार्बन क्रेडिट से जुड़ी सभी गतिविधियों को ग्रीन क्रेडिट के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। तो हम लोगों ने ग्रीन क्रेडिट के बारे में जान लिया, और ग्रीन क्रेडिट की जो अवधारणा है कार्बन क्रेडिट की तरह ही है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं तो क्या है कि यह अलग अलग हितधारकों द्वारा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहित करने वाला बाजार आधारित एक अभिनव तंत्र है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि यह लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट पहल के अनुरूप है। उद्योगों, कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं को उनके मौजूदा पर्यावरणीय दायित्वों या अन्य दायित्वों स्वैच्छिक को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना हो गया। उसके बाद क्रेडिट प्रणाली के लिए पात्र गतिविधियों में वृक्षारोपण, संधारणीय कृषि पद्धतियां आदि शामिल है। उसके बाद स्थापना क्या है? तो स्थापना के बारे में इससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, इसमें जिसमें MOEF एंड CC एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, उसके बाद है कि प्रशासनिक संरचना। तो प्रशासनिक संरचना क्या है इसका? तो GCP जो है ग्रीन कार्बन कौन है, यानी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है को प्रशासनिक ढांचा अंतर
मंत्रालय संचालन समिति पर आधारित है और ICFRE ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासक के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, ICFRE और ICFRE का प्रोग्राम जो है क्रियान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसका? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का। उसके बाद GCP ने परियोजना के पंजीकरण, सत्यापन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूलन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया है। भारत में कार्बन बाजार और कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार से है, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023, इसे ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। यह 2 प्रणालियों के तहत भारतीय कार्बन बाजार की स्थापना करती है। पहला कि अनुपालन प्रणाली। ठीक है, इसके तहत क्या है? इसके तहत सरकार ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए अनिवार्य रूप से GHG उत्सर्जन तीव्रता के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करती है। और दूसरा क्या है कि शुरुआत में इसके तहत उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, पल्प एवं कागज, ठीक है, पेट्रो रसायन, पेट्रोलियम, रिफाइनरी जैसे 9 क्षेत्र शामिल किए गए हैं। उसके बाद है कि ऑफसेट मैकेनिज्म क्या है? यह अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत शामिल न होने वाली इकाइयों के लिए एक स्वैच्छिक परियोजनाओं आधारित प्रणाली है। ठीक है, अन्य उपाय क्या है? तो अन्य उपाय है कि प्रदर्शन, उपलब्ध और व्यापार, PAT, परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या है कि अचीव एंड ट्रेड। ठीक है, परफॉर्मेंस, अचीव एंड ट्रेड योजना जो है यह ऊर्जा अधिक खपत वाले बड़े उद्योगों को अपनी ऊर्जा खपत को निर्धारित स्तर तक कम करना अनिवार्य करती है। उसके बाद है कि जो उद्योग लक्ष्य से अधिक, ठीक है, हासिल कर लेते हैं उन्हें ऊर्जा बचत प्रणाली पत्र, ठीक है, मिलता है। यानी कह रहा है कि जो उद्योग अपने लक्ष्य से अधिक हासिल कर लेते हैं तो उसको क्या है कि जो ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र है वो मिलता है। इन बचत प्रमाण पत्रों का व्यापार उन उद्योगों के साथ किया जा सकता है जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होगा कि कार्बन की जो खपत होगी वो कम होगा। उसके बाद धीरे धीरे CCTS के अंतर्गत अनुपालन प्रणाली के तहत लाया जाएगा। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र, रिन्यूएबल एनर्जी जो सर्टिफिकेट है योजना है, यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद जो दायित्व RPO का पालन को सुगम बनाने के लिए एक बाजार आधारित साधन है। एक REC का मान 1 MWH बिजली के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आप आती है जो अब अगला जो टॉपिक है वो है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग अगर 2022 के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें ग्रीन वॉशिंग की अवधारणा के बारे में पूछा गया है, क्या होता है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसे कि ग्रीन हसिंग हो गया, ग्रीन रिसनिंग हो गया, ग्रीन लेबनिंग हो गया, ग्रीन लाइटनिंग हो गया, ठीक है, ग्रीन शिफ्टिंग हो गया, ग्रीन क्राउनिंग हो गया। तो ये इन सब के इससे रिलेटेड जो है टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, या क्या क्या हो रहा है। उसके बाद ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो सबसे पहले सुर्खियों में क्यों है, ये भी सुर्खियों में है। ठीक है, और अगर इससे पहले अगर आप देखे होंगे तो 2022 में पूछा गया है। तो ग्रीन वॉशिंग की अवधारणा आपको मालूम ही होगा क्या है। इससे पहले कि यह सुर्खियों में है तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों को रोकथाम एवं विनिमय के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किया है। ठीक है, इससे अन्य संबंधी जो तथ्य है वो क्या है? तो यह दिशा निर्देश भ्रामक विज्ञापन रोकथाम दिशा निर्देश 2022 की अगली कड़ी है और ये ग्रीन वॉशिंग गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। ठीक है, ये दिशा निर्देश मौजूदा कानून पर पूरक होंगे, उनका स्थान नहीं लेंगे या उन्हें प्रतिस्थापित या कमजोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ग्रीन वॉशिंग के बारे में जानते हैं। तो ये ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? तो जो ग्रीन वॉशिंग के तहत कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों से जुड़े वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इन्हें पर्यावरण के अनुकूल या हितैषी दिखाने का प्रयास करती है। इसके लिए बढ़ा चढ़ाकर अस्पष्ट, झूठे या अधारणीय दावे भी किए जाते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग के तहत ये किया जाता है। ये जो अवधारणा है इसे ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है, जिसमें क्या हो जाता है कि जो वास्तविक तथ्य है उसको छिपा लिए जाते हैं और इसको बढ़ा चढ़ाकर अनुकूल, मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल, हितैषी दिखाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो अवधारणा है वो ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। उसके बाद कि इसमें गुमराह करने वाले शब्द जैसे संकेतों या तस्वीरों का उपयोग किया जाता है, साथ ही इनके पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों
को छिपाकर सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। दिशा निर्देश की मुख्य विशेषता क्या है? तो दिशा निर्देश किन पर लागू होंगे? ठीक है, तो विनिर्माता पर, सेवा प्रदाता पर, उत्पादन के विक्रेता, विज्ञापन दाता या कोई विज्ञापन एजेंसी या एंडोसोर्स करने वाले जो जिनकी सेवा किसी उत्पादों के विज्ञापन के लिए ली जाती है, उन पे यह लागू किए जाते होंगे। उसके बाद पर्यावरण के अनुकूल होने के दावे की पुष्टि के लिए पर्यावरण अनुकूल होने संबंधी दावे को सत्यापन योग्यता, स्वतंत्र स्टडीज और थर्ड पार्टी द्वारा प्रमाणित होना। ठीक है, उसके बाद होने चाहिए और अध्ययन सर्वसुलभ होनी चाहिए। उसके बाद स्पष्ट उल्लेख करना क्या है? तो डिस्क्लोजर क्या है? तो विज्ञापनों या संचार माध्यमों से किए जाने वाले पर्यावरण अनुकूल सभी दावों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से या क्यूआर कोड, ठीक है, या वेब लिंक जैसी तकनीकों के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि उनकी आसानी से पुष्टि की जा सके। उसके बाद पर्यावरण अनुकूलन दावों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये दावे पूरी वस्तु या किसी भाग या विनिर्माण प्रक्रिया को पैकेजिंग के लिए है। उसके बाद क्या है कि पर्यावरण अनुकूलन दावा के लिए केवल अनुकूल चुनिंदा डेटा प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। उसके बाद आकांक्षी या भविष्योन्मुखी जो दावे हैं वो क्या है? तो इसे दावे केवल तभी किए जा सकते हैं जब स्पष्ट या कार्रवाई योग्य योजनाएं विकसित की गई हो तथा जिनमें बताया गया हो कि संबंधित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए जो की गई पहलें हैं वो कौन कौन सी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो है, बीआईएस के द्वारा बीआईएस ने उत्पादों और सेवाओं को इको लेबलिंग के लिए आईएस का जो नंबर है 14024 है, आईएसओ का जो नंबर है 1999 है, मानक विकसित किया है। ठीक है, जिन पे लगा होगा। उसके बाद ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हो गया का जीआरपी निर्धारित क्षेत्र के भीतर औद्योगिक इकाइयों की उनकी पर्यावरण अनुकूलता के आधार पर रेटिंग करना है। उसके बाद इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है आईबीसी की एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे हरित इमारतों के लिए रेटिंग प्रणाली विकसित करती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए ये सब नई पहलें हैं। उसके बाद ग्रीन वॉशिंग से संबंधित जो कुछ अन्य जो कंपनियों के उपयोग की जाने वाली ग्रीन वॉशिंग के तरह प्रकार के हैं, जैसे ग्रीन हसनिंग। ग्रीन हसनिंग क्या होता है? तो जांच से बचने के लिए कंपनी संधारणीय जानकारी की या तो कम रिपोर्टिंग करती है या छिपाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है ग्रीन रेशनिंग क्या है? तो जब कोई कंपनी क्या है कि अपनी ईएसजी पर्यावरण सामाजिक गवर्नेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले उन्हें नियमित रूप से बदलती है। तो ये सब क्या है? ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद ग्रीन लेबलिंग क्या है? तो ग्रीन लेबलिंग के बारे में देखते हैं। तो जब कोई कंपनी अनिवार्य रूप से असंधारणीय उत्पादों को हरित या टिकाऊ के रूप में लेबलिंग का काम करती है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन लाइटनिंग क्या है? तो किसी व्यवसाय या पर्यावरण रूप में हानिकारक कार्यों को ध्यान हटाने के लिए उसके उत्पादों या गतिविधियों के विशेष रूप से हरित विशेषताओं को उजागर करना होता है, जिसे हाईलाइट कर देता है। ठीक है, इसे ग्रीन लाइटिंग का उपयोग किया जाता है कंपनियों के द्वारा। उसके बाद ग्रीन शिफ्टिंग क्या हुआ? तो जब कंपनी जलवायु संकट को उपभोक्ता व्यवहार तक सीमित कर देती है और अपनी जिम्मेदारियों को आम लोगों पर डाल देती है, तो इसे ग्रीन शिफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद ग्रीन क्राउडिंग क्या है? तो जब कोई कंपनी स्वयं को एक समूह के भीतर छिपा लेती है। ठीक है, तो क्या होता है कि लेती है और संधारणीय नीतियों को अपनाने में काम करने लगती है। उदाहरण के लिए जैसे कि 20 सबसे बड़े सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादक हो गया, अलायंस टू एंड टू प्लास्टिक वेस्ट हो गया, वैश्विक गठबंधन के सदस्य हो गए। ये सब जो है ग्रीन क्राउडिंग का काम करता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद है कि सेबी का व्यावसायिक जो उत्तरदायित्व और संधारणीय रिपोर्टिंग है। ठीक है, यानी ग्रीन वॉशिंग के रोकथाम के लिए जो पहल है उसमें से सेबी का और जो स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध 1000 कंपनियों को मानकीकृत प्रारूप में अपने ईएसजी पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस प्रदर्शन की रिपोर्ट करनी होती है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एएससीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्यावरण अनुकूलन का हरित दावे करने वाले विज्ञापन स्पष्ट, सटीक होने के साथ साथ भ्रामक नहीं होनी चाहिए। उसका ग्रीन वॉशिंग जो टेक स्प्रिंट है, ठीक है, स्प्रिंट, तो इसका उपयोग वैश्विक वित्तीय नवाचार, ठीक है, नेटवर्क द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य विनियामकों को वित्तीय सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद के लिए साधन विकसित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसमें भाग लिया था। उसके बाद डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज क्या है? इन सबको हम अगले
वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।